नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करनी चाहिए। तो अगर हमें एफएम जनरेट करना है तो हमें आउटपुट में जो कैरियर फ्रिक्वेंसी चाहिए वो वेरिएबल चाहिए जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर सके। तो हम एफ सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। एफएम सिग्नल जनरेट करने के लिए दो टाइप्स के मेथड्स हैं। एक डायरेक्ट मेथड की हेल्प से एफएम जनरेट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से एफएम जनरेट किया जा सकता है। डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हम लोग रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर या फिर वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर सर्किट्स का यूज़ करके फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरेट कर सकते हैं। इधर इनडायरेक्ट मेथड में आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेटर सर्किट का यूज़ करके फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरेट किया जा सकता है। डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन में एफएम को वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर की हेल्प से जनरेट किया जा सकता है। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर एक साइनसोइडल ऑसिलेटर होता है जिसके पास एक रिएक्टिव एलिमेंट होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी को हम लोग वेरी कराते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है, जो हम लोग आउटपुट कंट्रोल्ड ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हैं, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी इसी की फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में हम लोग 3 टाइप्स के ऑसिलेटर्स यूज़ कर सकते हैं। हार्टले ऑसिलेटर यूज़ कर सकते हैं, कॉलपिट ऑसिलेटर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ किया जा सकता है एज अ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, या फिर सैचुरेबल कोर रिएक्टर भी यूज़ किया जा सकता है। तो इन सारे मेथड्स का यूज़ करके फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरेट किया जा सकता है। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर हमें फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देगा। ये हमारा आउटपुट फ्रिक्वेंसी रहेगा। इस आउटपुट फ्रिक्वेंसी को अगर हम मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कराते हैं, जो हमें आउटपुट पे जो सिग्नल मिलेगा, जो आउटपुट पे जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी, ये वेरिएबल फ्रिक्वेंसी रहेगी। ये जो आउटपुट पे फ्रिक्वेंसी मिलेगी, इस फ्रिक्वेंसी को हम लोग मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कराएंगे। तो इसके थ्रू हमारा डायरेक्ट आउटपुट में हमें एफएम जनरेट होकर के मिल जाएगा। यहाँ पर किसी और सर्किटरी की नीड नहीं पड़ेगी हमें। जैसे इनडायरेक्ट मेथड के केस में हम फेज मॉड्यूलेटर सर्किट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर पहले हम नैरो बैंड एफएम जनरेट करेंगे, देन जा कर के अगर हमें वाइड बैंड एफएम जनरेट करना है तो हम लोग फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। बट डायरेक्ट मेथड के केस में हम डायरेक्टली वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर यूज़ करेंगे जो आउटपुट पे हमें फ्रिक्वेंसी अवेलेबल कराएगा। उस आउटपुट फ्रिक्वेंसी को विद द हेल्प ऑफ मैसेज सिग्नल, और जो हमारा मैसेज सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज सिग्नल ही होगा, उसके अकॉर्डिंग मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हम जो कैरियर फ्रिक्वेंसी हमारी जनरेट हुई है विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, उसकी हेल्प से एफएम को डायरेक्टली जनरेट किया जा सकता है। उनके लिए हम लोग 3 ऑसिलेटर्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो एलसी ऑसिलेटर यूज़ कर लें, या फिर हार्टले ऑसिलेटर यूज़ कर लें, कॉलपिट ऑसिलेटर यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करके भी एफएम को जनरेट किया जा सकता है। रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर एफएम जनरेट करने का डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम लोग फेट बीजेटी या वैक्यूम ट्यूब यूज़ करके रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। फेट को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग बीजेटी या फिर वैक्यूम ट्यूब से, तो रेस्पेक्टिव रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर सर्किट डिज़ाइन किया जा सकता है। इसमें एक आरसी सर्किट यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें यह एक आरसी सर्किट यूज़ किया है जो हमें रिएक्टेंस जनरेट करके देगा। ये जब यहाँ से हमारा रिएक्टेंस जनरेट हो जाएगा तो फेट को अगर हम देखते हैं, फेट को अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं तो यहाँ से देखते हैं जो हमारा रिएक्टेंस जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे वोल्टेज के। ये वोल्टेज एक तरीके से हमारा मैसेज सिग्नल है। अगर हमारा वोल्टेज जो है, अगर ये मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल को चेंज करके हम रिएक्टेंस को हम लोग अप्लाई कर देंगे टैंक सर्किट पे। टैंक सर्किट हमें फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देगा। उस फ्रिक्वेंसी को डायरेक्टली हम मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आरसी सर्किट लगा हुआ है। आरसी सर्किट हमें रिएक्टेंस जनरेट करके देगा। रिएक्टेंस जो हमें मिलेगा उस रिएक्टेंस को हम लोग अप्लाई करते हैं एलसी टैंक सर्किट में। टैंक सर्किट हमें फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देगा। फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा सिग्नल जनरेट होगा या फिर जो भी रिएक्टेंस जनरेट होगा वो डायरेक्ट जो बायस वोल्टेज है या फिर मैसेज सिग्नल है उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देन उसकी फ्रिक्वेंसी को हम, जो फ्रिक्वेंसी हमारी टैंक सर्किट से जनरेट हुई है, उस फ्रिक्वेंसी को हम डायरेक्टली मैसेज सिग्नल को वेरी करा के चेंज करा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इम्पिडेंस इक्वल टू क्या होता है आर। अगर यहाँ से हम देखें इम्पिडेंस फाइंड आउट करें तो आर माइनस जे एक्स सी, ये हमारा इम्पिडेंस निकल आएगा। इस इम्पिडेंस में हम देख रहे हैं ये हमारा रियल पार्ट है, मतलब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, एंड ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये हमारा रिएक्टेंस टर्म शो कर रहा है। तो हमें यहाँ पर रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है। रिएक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले इम्पिडेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इम्पिडेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इम्पिडेंस इज
इक्वल टू मतलब जेड इज इक्वल टू हम जानते हैं वी अपॉन आई होता है। तो यहाँ से सर्किट में अगर हम वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इम्पिडेंस फाइंड आउट कर लेंगे, और जैसे ही हमें इम्पिडेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम वहाँ से रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सर्किट में इम्पिडेंस की वैल्यू या फिर रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस सर्किट का एनालिसिस करना ज़रूरी है। इस सर्किट को आप रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर ना मान करके थोड़ी देर के लिए मानिए कि आप फर्स्ट ईयर का फेट की बायसिंग पढ़ रहे हो। अगर आप इसको फेट की बायसिंग सर्किट से देखोगे तो इसका एनालिसिस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। याद करिए जब आपने इसका एनालिसिस किया था, अगर ये सिंपल फेट बायसिंग सर्किट है, फेट बायसिंग सर्किट को आपने कैसे सॉल्व किया था, ये जो आपका वोल्टेज है ये आपका वोल्टेज जो है बायस वोल्टेज है। बायस वोल्टेज जब आपका अप्लाई होता है और जब आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन निकालते हो तो उसके एनालिसिस करने के लिए इनपुट साइड और आउटपुट साइड आप लोग केवीएल अप्लाई करते हो। यहाँ के केस में भी यही करेंगे। ये जो बायस वोल्टेज लगा हुआ है एक बार हम इनपुट साइड अप्लाई करेंगे, बायस वोल्टेज को एक बार इनपुट साइड अप्लाई करते हैं, इनपुट साइड अप्लाई करने के बाद केवीएल अप्लाई करते हैं, और केवीएल अप्लाई करके हम इनपुट पे जो करंट की वैल्यू होती है आई बी वो फाइंड आउट करेंगे, जो बायस करंट होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम आउटपुट पर बायस वोल्टेज कनेक्ट करते थे, देन वहाँ पर अप्लाई करते थे केवीएल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। सिमिलर यहाँ पर उस एनालिसिस को करने के लिए, यहाँ पर इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर भी बायसिंग सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो जब आप बायसिंग सर्किट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपका बायसिंग वोल्टेज है वो डायरेक्टली सी और आर से कनेक्टेड हो जाएगा। जब इस सी और आर से आपका बायसिंग वोल्टेज कनेक्ट हो जाएगा तब यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो वोल्टेज और करंट की। तो यहाँ से जब आपने बायसिंग वोल्टेज सी और आर के थ्रू कनेक्ट हुआ, यहाँ से जब आप वोल्टेज नहीं फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो वोल्टेज है आपका वी वो जो करंट फ्लो होगा इसमें आई बी इंटू आर के इक्वल होगा। वोल्टेज हम इसके क्रॉस ले रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट आपका यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है, तो जो आप वोल्टेज मेजर करोगे ये ग्राउंड से कनेक्टेड है आपका, और जो बायस वोल्टेज है वो भी आपका ग्राउंड से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो आपका वोल्टेज मिलेगा गेट से ग्राउंड के बीच में वो वी जी इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब बायस करंट जो है आपका जो इस वोल्टेज की वजह से फ्लो हो रहा है इंटू आर। बायस करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपका बायस वोल्टेज कनेक्टेड है वी अपॉन जेड, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिव एलिमेंट भी है इसलिए हम आर ना कह के हम इसको जेड कहेंगे। ये जो आपका आई बी होगा, आई बी हम कह सकते हैं वी अपॉन जेड होगा। जेड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा रिएक्टिव एलिमेंट भी लगा हुआ है, इसलिए हम वी अपॉन आर की जगह ना कह करके इसको वी अपॉन आर कह सकते थे, लेकिन रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से हम इसको वी अपॉन जेड कहेंगे। तो जेड हमने फाइंड आउट किया हुआ है ऑलरेडी कि सर्किट के लिए जो जेड निकल के आएगा वो आर माइनस जे से निकल के आएगा। तो जो बायस करंट की वैल्यू हो गई आपकी वी अपॉन जो बायस वोल्टेज है वी अपॉन आर माइनस जे एक्स मल्टीप्लाइड बाई आर, ये आपका वी जी निकल आएगा। अब अगर हम ड्रेन करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, आउटपुट साइड पे अगर हम ड्रेन करंट फाइंड आउट करते हैं तो ड्रेन करंट फेट के केस में हमें ट्रांस कंडक्टेंस जी एम इंटू वी जी से हम ड्रेन करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर वी जी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इस वी जी की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको ड्रेन करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वी जी की वैल्यू पुट करके हमें ड्रेन करंट मिल गया है। ड्रेन करंट जब हमने फाइंड आउट कर लिया एक तरीके से, ये हमारा आउटपुट करंट है, तो हम यहाँ से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इम्पिडेंस की वैल्यू, जिसको हम वी अपॉन आई या फिर वी अपॉन आई डी कह सकते हैं। तो वी हमारा बायसिंग वोल्टेज अपॉन आई डी की वैल्यू या ड्रेन करंट की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है जी एम इंटू वी इंटू आर अपॉन आर माइनस जे एक्स सी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी वी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आर माइनस जे एक्स सी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम इंटू आर। 1 अपॉन जी एम को आप बाहर लिखिए, इसको अगर ऐसे लिखें इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 1/gm 1 माइनस जे एक्स अपॉन आर। इसको आप सॉल्व करिए तो आपको ये इक्वेशन फाइंड आउट होकर के आएगी। ये हमारा इम्पिडेंस की वैल्यू निकल आया है। अब यहाँ से हमारा इम्पिडेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें केस चाहिए था कि हमें
इम्पिडेंस फाइंड आउट करने के बाद रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हम यहाँ से इजीली रिएक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इम्पिडेंस कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ से अगर हम कहते हैं कि एक्स सी हमारा मच ग्रेटर देन आर है, तो इसको हम कह सकते हैं एक्स सी अपॉन आर इज़ मच ग्रेटर देन 1। जब एक्स सी अपॉन आर रेशियो जो है वो 1 से बहुत बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जब ये रेशियो हमारा 1 से बहुत बड़ा है तो इस 1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब इस